ऑलराइट, गुड इवनिंग एवरीवन। तो मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं। अब ये नोट्स को मैं आपके साथ पूरा शेयर करूंगा। एक बार हम लोग जो भी अब तक हम लोगों ने पढ़ा है उसका एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर बाकी का भी हम लोग और आज पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक्स हैं जो हम लोग को पढ़ना था, जैसे एक एलिमेंट क्या होता है, एटम क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, फिर मास नंबर क्या होता है। ये सब अभी हम लोग ने पहले बेसिक्स हम लोग पूरा क्लियर करेंगे। फिर एक बार हम लोगों का बेसिक्स हो जाएगा, फिर उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करें, ठीक है। सबसे पहले देखो हम लोग ने क्या पढ़ा था कि एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट एक ऐसा प्योर सब्सटेंस होता है जो कि खाली एक टाइप ऑफ एटम से बना होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन O2 नहीं, O खाली एक सिंगल ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन H, नाइट्रोजन N। तो ये क्या होता है, ये सब एलिमेंट, ठीक है। अब अभी तक हम लोग को टोटल 118 एलिमेंट्स पता चले हैं, ठीक है। अभी हम लोग को कितने एलिमेंट्स पता चले, 118 एलिमेंट्स पता चले। फिर अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का एटम, द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एन एटम। एक जो सबसे छोटा इंडिपेंडेंट पार्टिकल होता है उसको हम लोग एटम बोलते हैं। एक एलिमेंट का, हाँ, एक एलिमेंट का जो सबसे छोटा इंडिपेंडेंट पार्टिकल होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग बेटा, एक एटम। चलो फिर अब जान लेते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर, ठीक है। जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है एक न्यूक्लियस के अंदर। अब देखो एक जो एटम होता है मेरा, ठीक है, मेरा जो एटम होता है, मेरा ये एटम हो गया। अब इसके अंदर तीन चीज़ होती हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, यही तीन चीज़ होती हैं, ठीक है। ये तीन चीज़ें जो होती हैं ये हम लोगों का क्या बनाती है, एक एटम बनाते हैं। अब जो प्रोटॉन्स होते हैं वो क्या एक न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, जो प्रोटॉन्स होते हैं मेरे, अगर एक आइसोलेटेड एटम है। अब आइसोलेटेड एटम मतलब, आइसोलेटेड एटम का क्या मतलब होता है कि एक अकेला एटम, ठीक है। एक अकेला एटम क्या होता है हम लोगों का, आइसोलेटेड एटम होता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ये मेरा दो एटम्स हैं, ठीक है, तो ये दोनों आपस में सब अपने इलेक्ट्रॉन्स लेन देन करेंगे, तो ये लोग आइसोलेटेड एटम्स नहीं होते। तो एक आइसोलेटेड एटम्स जो होते हैं उसके अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। प्रोटॉन्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। चलो अभी हम लोग पढ़ते हैं डेफिनेशन। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एक न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। या तो भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी हम लोग ने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन, एक आइसोलेटेड एटम में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स सेम होते हैं, तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन आइसोलेटेड एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर, ठीक है। इतना क्लियर है। अब आते हैं हम लोग मास नंबर। अब मास नंबर क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास नंबर। तो जो भी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और जितने भी न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, उन सबको हम वो क्या बोलते हैं, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एक न्यूक्लियस में, हम लोग उसको एटॉमिक मास बोलते हैं। एक एटम के अंदर जो भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं उसके अंदर का जो भी जितने होते हैं ना, जितने भी टोटल, तो उसको हम लोग एटॉमिक मास नंबर बोलते हैं। चलो मैं एक एग्जांपल, तो देखो जो हम लोगों का मास नंबर होता है हम लोग उसको किससे, ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। ए इज इक्वल्स टू द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो क्या हो जाएगा, प्रोटॉन्स प्लस एंड न्यूट्रॉन्स। अब यहाँ पे द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स पी प्लस एन, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का। तो भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होगा अगर हम लोग न्यूट्रॉन्स को यहीं पर रखें। अब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या पढ़ा था हम लोगों ने पीछे, ये होता है हम लोगों का एटॉमिक नंबर, यही पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। एटॉमिक नंबर होता है ये हम लोगों का। तो एटॉमिक नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, जेड से। तो इसका मतलब अगर हम लोग जेड प्लस एन ले सकते हैं, ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन, क्या है हम लोगों का, न्यूक्लियर, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू ए माइनस जेड, ठीक है। तो ये हम लोगों का इस तरह हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मास नंबर, ठीक है। चलो अब एक हम लोग छोटा सा डिफरेंशिएट देख लेंगे। पहले किस चीज़ का डिफरेंशिएट, एक एलिमेंट ऑफ एन एटम का डिफरेंशिएट बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ एन एटम। सबसे पहले हम लोग देखेंगे चार्ज। जो प्रोटॉन्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज। अब प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स अगर पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज है तो न्यूट्रॉन्स के पास कोई चार्ज ही नहीं होगा, ठीक है। अब डिस्कवरी, प्रोटॉन्स की डिस्कवरी किसने की थी, रुदरफोर्ड ने किया था। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स की किसने की थी, जे थॉमसन ने किया था। न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने किया था। फिर अब मास क्या होता है, इसका मास, जो प्रोटॉन का मास होता है वो होता है 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। फिर इसका हो जाएगा 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। और फिर न्यूट्रॉन का 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, ठीक है। अब देखो इसका चार्ज कितना होगा, इसका ये तो मास था, अब चार्ज इसका होगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 प्रोटॉन का। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा 0, फिर न्यूट्रॉन का होगा माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अच्छा ये देखो जो मैंने डिस्कवरी बताया अभी, रुदरफोर्ड ने प्रोटॉन्स को डिस्कवर किया, इलेक्ट्रॉन्स को जे थॉमसन ने, और न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक ने। तो हम लोग इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ई पर मतलब ई मतलब इलेक्ट्रॉन और टी थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने किया, थॉमसन ने, पी प्रोटॉन और आर रुदरफोर्ड। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की, रुदरफोर्ड ने। एन फॉर न्यूट्रॉन, फिर सी एच चैडविक, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया, थॉमसन ने, प्रोटॉन किसने, रुदरफोर्ड, न्यूट्रॉन चैडविक ने। तो इस तरह हम लोग ट्रिक को यूज करके इसको याद रख सकते हैं, ईट पर नाच। चलो अभी हम लोग आ जाते हैं सिंबल्स पे। सिंबल्स हम लोग ने क्या पढ़ा था, सिंबल्स शॉर्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। फॉर एग्जांपल कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है। ये तीन हम लोग के एग्जांपल्स हो गए सिंबल्स के। अब देखो कुछ रूल्स होते हैं सिंबल्स के लिखने के। अब वो रूल्स क्या होते हैं, देखो फॉर एलिमेंट्स द सिंबल्स यूजुअली टेकन एज अ फर्स्ट लेटर व्हिच इज ऑलवेज कैपिटल। तो हर एक एलिमेंट का जो भी सिंबल होता है उसको हमेशा हम लोग फर्स्ट लेटर लेते हैं जो कि हमेशा कैपिटल होता है। जैसे कार्बन का फर्स्ट लेटर सी हो गया, सिलिकॉन का एस आई है सिंबल तो एस हो जाएगा। तो पोटेशियम का के है तो के इसका कैपिटल है, ये हम लोग को समझ में आ गया। फिर फॉर सम एलिमेंट्स वन अनदर लेटर अलॉन्ग विद द फर्स्ट लेटर फ्रॉम इट्स नेम इज टेकन, ठीक है। तो जो सेकंड लेटर इज रिटन, ठीक है, जो दूसरा लेटर होता है उसको हम लोग हमेशा स्मॉल में डिनोट करते हैं। जैसे सिलिकॉन का एस और आई यहाँ पे कैसे लिखा है, स्मॉल में लिखा है, सॉरी। सिंबल ऑफ सम एलिमेंट्स आर बेस्ड ऑन देयर लैटिन नेम्स, ठीक है। अब ये एग्जांपल्स आप लोग देख लीजिए, जैसे सोडियम का नेट्रियम हो गया, नेट्रियम से हम लोग का निकला एन। फिर पोटेशियम से, सॉरी, पोटेशियम का लैटिन नेम है, केलियम का के। फिर आयरन का फेरम से बना एफ ई। फिर गोल्ड का ऑरम, तो इसका निकला ए यू, ठीक है।
ये इजी था। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हम लोग रिवाइज करते क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द रिस्पेक्टिव ऑर्बिट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स का ऐसा अरेंजमेंट होता है उनके रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स में हम लोग उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बोलते हैं। जैसे सोडियम का Z क्या होता है, अब हम लोग का एटॉमिक नंबर होता है, तो 11 है सोडियम का एटॉमिक नंबर, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया था, जो फर्स्ट ऑर्बिट रहता है उसमें हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो इसका हो जाएगा 2, और जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है सेकंड से लास्ट तक के इलेक्ट्रॉन्स की वो हमेशा होती है 8, तो 2 और 8 तो 10 हो गया। तो मतलब लास्ट वाला जो ऑर्बिट है उसकी क्या हो जाएगा, इसकी वैलेंसी तो 1 प्लस हो जाएगी क्योंकि ये एक लूज कर रहा है ना, ये एक लूज कर रहा है, तो 1 प्लस इसकी वैलेंसी होगी सोडियम की, और लेकिन लास्ट ऑर्बिट में इसका एक रहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स इसके एक रहेंगे। फिर वैसे क्लोरीन का 17 है तो इसका 2 8 7, ऑक्सीजन का 8 है तो 2 और 6, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अब हम लोग जानेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं एक एटम के, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब वैलेंसी क्या होती है, तो वैलेंसी बेसिकली ये होती है द कंबाइनिंग कैपेसिटी, ठीक है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। अब वैलेंसी का हम लोग ने मेन सबसे अच्छी डेफिनेशन ये वाली है आईसीएसई की तरफ से, ये वाली डेफिनेशन बहुत एक्सेप्टेबल है, ज्यादा एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो इसको भी समझ लेते हैं, इसको तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब होता है कि जो वैलेंसी होती है उसका मतलब होता है कि जो एक एलिमेंट है हम लोग का वो कितनी बार कंबाइन हो सकता है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंसी। अब देखो व्हाट हैपेंस व्हेन एटम्स स्टेबल देमसेल्फ इफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन मोर देन और इक्वल टू 4। इसका भी बताया, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लेस देन 4 है तो इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे, अगर मोर देन 4 होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे, और अगर एक्जैक्टली इज इक्वल टू 4 है तो क्या हो जाएगा, शेयर होंगे, सिंपल, ठीक है। अब जानेंगे हम लोग वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है। वेरिएबल वैलेंसी इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू शो मोर देन वन वैलेंसी इज कॉल्ड एज वेरिएबल वैलेंसी, ठीक है। जो वेरिएबल वैलेंसी बेसिकली वो होती है जो एक एटम होता है वो एक वैलेंसी से ज्यादा दिखाती है। फॉर एग्जांपल एक आयरन हो गया, अब इसका रीजन भी क्या है, सम एलिमेंट्स शो वेरिएबल वैलेंसी क्यों दिखाते हैं, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट से में जो एडिशन होता है एक इलेक्ट्रॉन्स वो क्या करते हैं उन लोग अपने पेनल्टीमेट शेल, मतलब जो सेकंड लास्ट शेल होता है उसके अंदर से भी लूज करते हैं। ये आयरन, कॉपर और सिल्वर एग्जांपल्स हैं। अब देखो एक ऑब्जर्वेशन तुम लोग नोटिस करो, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो लेस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम लोग सफिक्स अस से हम लोग डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल Fe2+ है तो ये हो जाएगा फेरस। जो बड़े जिनकी वैलेंसी ज्यादा होती है उनको एक तो ये फेरिक फेरस हो जाएगा, जिसकी वैलेंसी 2+ है और जिसकी 3+ है वो फेरिक होगा। फिर कॉपर का हो जाएगा 1+ और 2+, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूप्रस एंड क्यूप्रिक। फिर इसका Ag का अर्जेंटस एंड अर्जेंटिक, ठीक है। अब क्या हो जाएगा Fe2+, Cu1+, Ag1+, तो इसका भी हम लोग ने ये अभी पढ़ा, ठीक है। चलो ये पेरियोडिक टेबल अभी लर्न करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आयंस और रेडिकल्स, एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स व्हिच हैज अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन देम आर कॉल्ड एज आयंस और रेडिकल्स। एक ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जिसके पास पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, कंपाउंड के पास तो कोई चार्ज नहीं होता है लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनके पास खुद की चार्ज होगी और उनको हम लोग आयंस या रेडिकल्स कुछ भी बोल सकते हैं। अब जो रेडिकल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव आयंस होते हैं उनको बेसिक रेडिकल्स बोलते हैं, नेगेटिव को एसिडिक, क्यों, क्योंकि उन लोग का ऐसा नेचर होता है। तो जो बेसिक रेडिकल्स होते हैं सोडियम, आयरन, सिल्वर, पोटेशियम, कॉपर एंड लेड। फिर एसिडिक में क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फिर सल्फेट, ये सल्फेट है। फिर उसके बाद ये क्या था इसका याद नहीं आ रहा, आई थिंक इसका फॉस्फोरस, देन वी हैव ये सल्फाइड, फिर फॉस्फेट, ठीक है। ये हम लोग के एग्जांपल हो गए। अब आते हैं हम लोग कंपाउंड पे। सॉरी, कंपाउंड क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस जो दो या उससे ज्यादा एलिमेंट से बना होता है जो केमिकली कंबाइन होते हैं लेकिन एक फिक्स रेशियो में, एक डेफिनाइट प्रोपोर्शन में, ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वाटर, ठीक है, वाटर एक हम लोगों का कंपाउंड है, ये सबको पता है। जैसे ये हो गया H2O, तो इसमें हाइड्रोजन इस टू ऑक्सीजन क्या है, 2:1 के रेशियो में, तो क्या ये डेफिनेट रेशियो है। तो वैसे ही कंपाउंड का यही होता है, हर एक कंपाउंड का एक फिक्स रेशियो होता है। तो इसके लिए हम लोग उसको बोलते हैं कि ये एक होमोजेनियस सॉल्यूशन है, ठीक है। सॉरी मेरा थोड़ा गला बैठा है, ठीक है। चलो जो भी, अब प्रॉपर्टीज या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देख लेते हैं। कंपाउंड, द एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड आर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। जो एलिमेंट्स हैं एक कंपाउंड में वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में है कि नहीं। देन कंपाउंड्स आर ऑलवेज होमोजेनियस, जो अभी हम मैंने ऊपर बताया। द कंपोनेंट्स इन अ कंपाउंड डू नॉट रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज, ठीक है। जो कंपोनेंट्स होते हैं कंपाउंड के अंदर के उन लोग अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज को रिटेन नहीं करते हैं। फिर दे कैन ओनली बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड्स। अब कंपाउंड को सेपरेट किया जा सकता है लेकिन ओनली बाय केमिकल मेथड्स, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे क्रिस क्रॉस मेथड। तो अभी हम लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे। मैं पहले क्रिस क्रॉस मेथड के लिए आपको जो वैलेंसी चार्ट है वो आनी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको डिस्प्ले कर दे रहा हूँ वैलेंसी चार्ट और आप देख लीजिए। ऑलराइट, तो आप लोग ने अभी वैलेंसी चार्ट क्लिक कर चुके हैं। चलिए अब हम लोग क्रिस क्रॉस मेथड शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को जो एग्जांपल है, ठीक है, सबसे पहले एग्जांपल हम लोग का जो है एक ले लेंगे हम लोग पोटेशियम पर मैंगनेट। क्या लेंगे, सॉरी खांसी मुझे बहुत हो गई है, मैं दवाई लूंगा आज, ठीक है। तो हम लोग का पहला एग्जांपल है पोटेशियम पर मैंगनेट। अभी हम लोग ने चार्ट में देखा कि पोटेशियम क्या होता है K, पर मैंगनेट क्या होता है MnO4, ठीक है। K होता है पोटेशियम और पर मैंगनेट होता है MnO4। अब पोटेशियम की वैलेंसी क्या होती है, पोटेशियम की जो वैलेंसी होती है चार्ट में आप लोग फिर से देखिए रिवाइंड करके, वो 1+ होती है और मैंगनेट की क्या होती है 1-। अब जो मेरा ये दोनों क्रिस क्रॉस होंगे, इसका 1 इसके पास जाएगा, इसका इसके पास आएगा, तो ये हो जाएगा K। अब हम लोग 1 को इग्नोर करते हैं, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो अब ये हम लोग का एक फर्स्ट एग्जांपल था। अब हम लोग सेकंड वाला लेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वाला, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट नहीं है, मतलब बहुत इजी है अगर आपको पूरी चार्ट याद है। तो ये अगर आपको ये पूरी चार्ट याद है तो आपके लिए ये पूरी केमिस्ट्री बहुत इजी हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ठीक है। तो एक ले लेंगे हम लोग Al, एल्यूमिनियम क्या होता है Al होता है, नाइट्राइड क्या होता है N होता है, ठीक है। अब नाइट्राइड की वैलेंसी होती है 3- और एल्यूमिनियम की 3+ होती है ना, है कि नहीं। अब दोनों क्रिस क्रॉस हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा Al, ये हम लोग का फॉर्मूला बन गया। अब हम लोग क्या लेंगे, अब इधर तुम लोग को ऐसे क्वेश्चन अगर आ गया कि राइट द फॉर्मूला फॉर फेरिक क्लोराइड, ठीक है। अब फेरिक क्लोराइड, तो इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या करते हैं हम लोग ऐसे करके आ जाते हैं Fe2+, फिर Cl, फिर इसको क्रिस क्रॉस किया, लिख के आ गए FeCl2, फिर ये हो जाएगा रॉन्ग। तो अब ये रॉन्ग क्यों होगा, लास्ट में क्या है एक है। चलो यहाँ पे अगर अस होता तो भी ये वाला राइट होता,
है ना, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, एक दिया है। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे Fe3 प्लस और यहाँ पे Cl1, तो ये हो जाएगा FeCl3। ठीक है, इतना समझ में आया। बस यही था हम लोगों का क्विज क्लास मेथड। तो मैं आपको थोड़े प्रैक्टिस समझ जो है मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ स्क्रीन पे, आप लोग वीडियो को पॉज करके थोड़ा उसको देखिए, आपने से ट्राई कीजिए कि आपसे सॉल्व हो जाए। ठीक है, चलिए आप तब तक थोड़ा देख लीजिए, मैं टेस्ट करता हूँ, थोड़ा गलत आपको क्या था। ठीक है, चलिए अब आपने जब तक सॉल्व कर रहे हैं आप लोग थोड़ा टाइम पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा या आफ्टर लेक्चर सॉल्व कर लीजिएगा। तो अब हम लोग शुरू करते हैं हम लोग का न्यू टॉपिक जो कि है रिलेटिव एटॉमिक मास, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे आ रहे हैं। ठीक है, अब रिलेटिव एटॉमिक मास होता क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो बेसिकली ये एक नंबर ऑफ टाइम्स वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हैवियर देन 1/12 मास ऑफ C12 एटम। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले जो रिलेटिव एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ टाइम्स वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हैवियर देन 1/12 मास ऑफ C12 एटम। सॉरी, तो जो रिलेटिव एटॉमिक मास को बेसिकली क्या बताया गया यहाँ पे कि जो नंबर ऑफ टाइम एक एटम होता है कितना भारी होता है C12 एटम से। तो एक मैं बताता हूँ एग्जाम्पल के साथ, ये मैंने ले लिया, एक प्लेट है मेरी और यहाँ पे दूसरी प्लेट है। ठीक है, तो जो ये प्लेट में मेरा वो C12 का एक एटम है, यहाँ पे मेरा एक एटम X है। तो ये C12 एटम से कितना भारी है, ठीक है, ये C12 एटम से कितना भारी है, 1/12 पार्ट ऑफ C12, पूरा जो मेरा C12 एटम है, ठीक है, उसको मैंने 1/12 पार्ट लिया उसका और इसके अंदर रख दिया 1/12 पार्ट ऑफ द C12 एटम। और यहाँ पे एक दूसरा क्या है, मेरा एक एटम है जो कि 1/12 पार्ट ऑफ C12 एटम से कितना भारी। अब हम लोग C12 एटम को क्यों लेते हैं, C12 एटम को हम लोग इसीलिए लेते हैं क्योंकि ये बहुत कॉमन है, इट इज कॉमनली फाउंड इन नेचर। अब बाकी के जो कार्बन वगैरह होते हैं वो सब मिल तो जाते हैं लेकिन इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं, तो इसके लिए हम लोग C12 एटम यूज करते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ टाइम्स वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हैवियर देन 1/12 मास ऑफ C12 एटम। अब रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ टाइम्स वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इज हैवियर देन 1/12 द मास ऑफ C12 एटम। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल, जैसे यहाँ पे एक एटम था, तो अगर हम लोग यहाँ पे एटम की जगह एक मॉलिक्यूल रख देंगे तो ये बन जाएगा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, इतना समझे। चलो अब हम लोग इसको कैलकुलेट करना सीखते हैं कि कैलकुलेशंस इसमें कैसे आई। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्या लूंगा मैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लूंगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इधर क्या है, मेरा नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर, सॉरी मास नंबर, नाइट्रोजन का जो मास नंबर है वो है 14 और ऑक्सीजन का कितना है 16। ये मेरा दिया गया है, इतना डेटा मुझे दिया गया है। तो हम लोग को ये वाला स्टेप अगर आएगा ऐसा क्वेश्चन तो लिखना ही लिखना है कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहाँ पे ले लें मॉलिक्यूलर मास ऑफ एटम, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन एंड एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो अब एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन कितना दिया है, ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन हम लोगों को कितना दिया गया है, यहाँ पे देखिए एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 14 प्लस अब ऑक्सीजन का कितना दिया गया है 16। ठीक है, नाइट्रोजन, अब ये भी ध्यान दो कि यहाँ पे क्या है NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दिया गया है, तो ये O2 ना, तो 16 इंटू तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 14 प्लस 30 है कि नहीं, तो ये 14 प्लस 32 हो जाएगा इज इक्वल टू 46 AMU। इतना समझ में आया, बहुत सिंपल है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको थोड़े बहुत ऐसे सॉल्व एग्जाम्पल सिखा देता हूँ, आप लोग इसको रिव्यू कर लीजिए, फिर मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, आप उसको सॉल्व करिएगा। ये मेरा फर्स्ट वाला जो अभी हम लोग ने सॉल्व किया। सेकंड वाले में देखिए क्या है, कैल्शियम सल्फेट है, तो कैल्शियम का 40 दिया गया है, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, तो ये हम लोग को लिखना ही पड़ेगा। अब कैल्शियम का कितना है 40 प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16 और यहाँ पे SO4 है, तो 16 इंटू 4 किया हम लोगने, तो क्या हो गया 40 प्लस 32 इंटू 16 इंटू 4, तो 40 प्लस 32 कितना हो गया 72 प्लस 16 इंटू 4 64। अब इन दोनों को ऐड करने के बाद हम लोग को 136 मिला। अब AMU क्या है, AMU इज यूनिट फॉर क्या बोलूँ, ये जो इसकी यूनिट आएगी वो AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, चलो फिर अब थर्ड एग्जांपल देखते हैं हम लोग, NH4 ट्वाइस सल्फेट। ठीक है, NH4 ट्वाइस SO4, जहाँ पे नाइट्रोजन का मास नंबर है 14, फिर हाइड्रोजन का 1, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। अब यहाँ पे देखो नाइट्रोजन का दिया गया एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू एन ट्वाइस है, जो ब्रैकेट के बाहर अगर ट्वाइस है तो मतलब ये 2 नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन कितना है 4 इंटू 2, तो 14 इंटू 2 हम लोग को नाइट्रोजन हो गया। एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 8 है ना, 8 हो गया, 4 2 8, तो ये 8 हो गया। एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर S कितना दिया 32, तो यहाँ पे 32 ऐसे आएगा, फिर ऑक्सीजन का 16 इंटू 4, तो क्या हो गया यहाँ पे हम लोग का 28, 14 2 28 प्लस 8 फिर प्लस यहाँ पे 32 प्लस 64, फिर इन सबको जब ऐड करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा 132 एटॉमिक मास यूनिट। तो इसी तरह ये आप लोगों की प्रैक्टिस में आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद आप लोग मेरी जीमेल पे मैं आपको बताऊंगा, उसको सेंड कर सकते हो, मैं आप लोग के आंसर्स चेक करूँगा या तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसके आंसर्स बता दूंगा। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग अपना परसेंटेज कॉम्पोजिशन शुरू करते हैं। हम लोगों का रिलेटिव एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास दोनों हो गया है। रिलेटिव एटॉमिक मास में ज़्यादा कुछ नहीं, खाली उसके अंदर हम लोगों को क्या करना है, डेफिनेशन लर्न करनी। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसकी तरफ, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। हाँ ठीक, चलो अब परसेंटेज कॉम्पोजिशन होता है। अब परसेंटेज कॉम्पोजिशन इज द परसेंटेज बाय वेट ऑफ एन एलिमेंट इज अ कंपाउंड। अब देखो जो हम लोग का परसेंटेज कॉम्पोजिशन होता है बेसिकली उसके अंदर क्या बताया जाता है, एक मेरा ये टोटल एक मॉलिक्यूल है मेरा, तो ये मेरा एक एटम है, ठीक है, सॉरी मॉलिक्यूल है मेरा। अब जो ये मेरा मॉलिक्यूल होगा इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे, जैसे मान लो H2O, ये मेरा वाटर का एक मॉलिक्यूल है। अब इसके अंदर हाइड्रोजन जो है कितने परसेंट में प्रेजेंट है और ऑक्सीजन कितने इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हम लोग को फाइंड करना होता है इसका परसेंटेज। फॉर एग्जांपल के लिए ये अभी मुझे भी नहीं पता है, बट अगर हाइड्रोजन इसके अंदर 80% है तो हम लोग को ये फाइंड करना है, फिर ऑक्सीजन कितना है वो फाइंड करना है, तो अगर 80% हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन 20% होगा, तो यही फाइंड करना होता है, यही होता है हम लोग को परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ठीक है, अब देखो परसेंटेज कॉम्पोजिशन इज द परसेंटेज बाय वेट ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड, तो एक वेट के हिसाब से उसका कितना परसेंट प्रेजेंट है इस कंपाउंड में, उसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है परसेंटेज कॉम्पोजिशन का, मास ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉम्पोजिशन अपॉन रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ कॉम्पोजिशन, ठीक है, ऑफ अ कंपाउंड, सॉरी।
तो इसका जो मास एक एलिमेंट का, अगर खाली एक एलिमेंट का हम लोग निकाल रहे हैं तो हम लोग हमेशा यही करते हैं ना, मास जैसे हम लोग को एक निकालना है, मास कितना है एक एलिमेंट का, मान लो हाइड्रोजन का 1 है तो 1 × 2 अपॉन रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास जो भी आएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिला के, तो उसके 18 होगा उसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, तो 2/18 × 100 करेंगे वैसा, ठीक है। अब एक एग्जांपल्स हम लोग करें, फाइंड द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जहाँ पे इसका कार्बन का जो वेट दिया गया वो 12 है और ऑक्सीजन का 16। अब रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास पहले हम लोग निकालेंगे, इसका क्या होगा 12 + 2, 2 × 16 होता है 32, तो 12 + 32 = 44 AMU। तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया हम लोगों का 44 AMU। अब हम लोगों का ये रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास पता चल गया कंपाउंड का, तो अब हम लोग किसका निकालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड है तो सबसे पहले कार्बन का निकाल, तो मास ऑफ कार्बन अपॉन रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास × 100 होगा, तो 12/44 × 100। अब इन सबको पूरा कैंसिल करने के बाद हम लोगों का क्या निकलेगा, हम लोग का इसका 0.28 × 100 आ रहा है, तो ये 28% होगा, ठीक है। फिर इसके बाद परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑक्सीजन का कितना निकला हम लोगों का 0.72 × 100, तो 72% निकलेगा, इसका 72% निकला, इसका 28% निकल गया, ठीक है। हो गया सिंपल, खत्म, बस यही था हम लोग का परसेंटेज कॉम्पोजिशन। इसी तरह अब सेकंड एग्जांपल आप लोग देखिए, इसके अंदर क्या है, फाइंडिंग RMF ऑफ इसका NaOH। अब NaOH क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23, ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन 1। तो सबसे पहले इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो हम लोग का आएगा 40 AMU। फिर परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालने के बाद एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम अपॉन रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास × 100। तो इस तरह करते करते हम लोगों का पूरा 37.5% सोडियम का निकला। फिर इसका कितना निकलेगा, फिर इसका 40% निकला ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का निकला 2.5%। ओके, तो ये हम लोग के एग्जांपल से बस हो गया। अभी देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, कैलकुलेट द परसेंटेज लॉस ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर, तो कॉपर सल्फेट CuSO4.5 H2O व्हेन इट इज कंप्लीटली डिहाइड्रेटेड। तो इसका मतलब इसमें ये दिया है कॉपर का मास है 64, सल्फर का 32, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1। तो अब मॉलिक्यूलर मास पूरा हम लोग निकालेंगे, इसका CuSO4.5 H2O इज इक्वल टू 64 प्लस 144 प्लस 10, ठीक है, 144 प्लस 10 5, फिर उसके बाद इज इक्वल टू 96 प्लस 154, इसका पूरा हम लोग निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास। फिर लॉस ऑफ वाटर हम लोग निकालेंगे, लॉस ऑफ वाटर कितना निकला, मास ऑफ वाटर अपॉन रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास × 100, तो 2 + 16 × 5/215 × 100, तो इसका 36% निकल गया। अब इस तरह हम लोगों को खाली इतना फाइंड करना था, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना था, ठीक है। चलो अब बाकी के जो प्रैक्टिस होंगे मैं आपको बता दूंगा। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं बैलेंसिंग की तरफ, ओके। तो जब तक आप भी 2 मिनट का थोड़ा पॉज ले लीजिए, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर अभी हम लोग आगे बैलेंसिंग की तरफ बढ़ते हैं और फिर हम लोग का जो चैप्टर होगा वो हो जाएगा खत्म, ओके। सो ब्रेक आप लोग का खत्म हो गया। चलो मैं 3 एग्जाम्पल्स लिए मैंने, अब बैलेंस कर देखो, C + O2 गिव्स यू CO2 नहीं है, ये CO है, ठीक है। C + O2 गिव्स यू CO, इसको कैसे बैलेंस करें। अब देखो यहाँ पे कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे कितने हैं, ये 2 ऑक्सीजन है और 1 कार्बन है, तो कार्बन के आगे हम लोग लगा देंगे 2, ठीक है, 2 कार्बन लगा दिया हम लोग ने। फिर उसके बाद O2 है यहाँ पे 2, अब यहाँ पे 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन होगा, यहाँ पे 1 कार्बन और 1 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे 2, तो 2CO, यहाँ पे 2C + O2 गिव्स यू 2CO, ठीक है। इतना समझ में आया। हम लोग देखो जो नीचे की तरफ ये सब होता है ना, हम लोग उधर नंबर्स नहीं डाल सकते, हम लोग खाली इसके आगे डाल सकते। देखो अब यहाँ पे N2 + O2 गिव्स यू NO है, तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन तो ऑक्सीजन ऑलरेडी है, तो यहाँ पे बस 2 डाल, 2NO + ZN2 + O2 गिव्स यू 2NO, सॉरी। अब यहाँ नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम लोग, ZNS + O2 गिव्स यू ZNO + SO2। अब ZN यहाँ पे जिंक कितना है, 1 है, यहाँ पे भी 1 है, सल्फर 1, यहाँ पे भी 1 है। अब ऑक्सीजन 2 है लेकिन यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है ना, तो यहाँ पे अगर 3 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे हम लोग कितना लगा देंगे, यहाँ पे इसको इवन बना देंगे हम लोग, तो 3O2। अब यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, फिर यहाँ पे कितना आएगा, 2 मिनट, यहाँ पे 2 आ जाएंगे, 2 4 हो गए, 2 ऑक्सीजन इसके पास है, 2 इसके पास। अब यहाँ पे 2 और लगा दो, तो 2 4, फिर यहाँ पे 2 और 6 हो गए, 6 ऑक्सीजन हो गए। अब जिंक यहाँ पे 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 जिंक हो गया। अब ये बैलेंस हो गया, 2ZNS + 3O2 गिव्स यू 2ZNO + 2SO2, ठीक है। तो इस तरह हम लोग को LHS और RHS को बैलेंस करना होता है, बस खाली इतना ही। अब देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट, देखो एक इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं हम लोग, ये जान लेंगे हम लोग। एग्जाम में अगर आ गया वाई इक्वेशन नीड्स टू बी बैलेंस्ड, ठीक है, वाई इक्वेशन नीड्स टू बी बैलेंस्ड, तो इसका क्या आंसर लिखें। हम लोग ने अभी पिछले साल क्लास 8 में हम लोग ने मैटर चैप्टर पढ़ा था, है ना। तो उस मैटर चैप्टर के अंदर क्या था, मैटर चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा था हम लोग ने, एक लॉ पढ़ा था, है ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यही पढ़ा था, है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या मैटर कुछ भी बोलो, ठीक है। अब ये लॉ बोलता क्या है, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो एनर्जी होती है, एनर्जी ना तो बन सकती है, ठीक है, एनर्जी ना तो बन सकती है ना ही तो डिस्ट्रॉय हो सकती है। अगर कोई भी चीज़ क्रिएट हो रही है या तो भी डिस्ट्रॉय हो रही है, तो वो क्या है, वो एनर्जी नहीं है। तो इसी तरह हम लोग को इसके लिए हम इक्वेशन बैलेंस करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। तो चलिए मैं इसके भी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दूँगा। आज की क्लास बहुत लंबी हो गई है, लेकिन हम लोग ने चैप्टर पूरा कवर कर डाला है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हो सकता है अब मेरी नेक्स्ट क्लास डायरेक्ट जून में हो, क्योंकि अभी फिलहाल तो यूनिट टेस्ट में यही आएगा, यूनिट टेस्ट में और एक कोई चैप्टर नहीं आएगा, टर्म्स में आएंगे 4 चैप्टर जो हम लोग कवर कर लेंगे। बट अभी इतना करते हैं, बहुत टाइम हो चुका है। तो चलिए आज के लिए बाय, अब मिलते हैं सीधा जून में। हैव अ नाइस डे।